हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अमर और आज हम लोग आय और रोजगार सिद्धांत जो है उसका पार्ट 2 करने वाले हैं। अब समझते हैं कि इसके अंदर जो अब हम कहां तक पहुंच गए हैं। तो हम निवेश तक पहुंच गए। इसका मतलब निवेश गुणांक जो आपका क्या है, 6 नंबर का क्वेश्चन आया भी था। निवेश गुणांक की प्रक्रिया निकालने को न्यूमेरिकल सहायता, निवेश गुणांक कैसे निकालेंगे, अरे समझ में नहीं आ रहा। तो ये क्वेश्चन आते आते हैं, तो इसीलिए सबसे पहले जानेंगे हम निवेश किसे कहते हैं। ठीक है, 30 सेकंड का मोटिवेशन अगर मैं आप लोगों को दूं तो यही दूंगा। अट्रैक्शन, जो अट्रैक्शन कर रहा हूँ, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। अरे समझ नहीं, जो अट्रैक्शन है वही डिस्ट्रैक्शन। अरे समझ में नहीं आ रहा, जो आपको लग रहा है ना कि ये जो है ये अट्रैक्शन है, अरे समझ में नहीं आ रहा, वही तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन है। इसका मतलब यही है कि अब 30 सेकंड में सिर्फ इतना ही बात समझो कि जो चीज आपको अट्रैक्ट कर रही हो वही चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी, सिर्फ आपकी पढ़ाई के अलावा। अगर पढ़ाई आपको अट्रैक्ट करती है तो बहुत अच्छी बात है, पर लगता नहीं है कि 90% स्टूडेंट को क्या है, पढ़ाई अट्रैक्ट करती है। वो पास होने के लिए पढ़ते हैं सिर्फ। अरे नहीं यार, तो देखते हैं। इसी के साथ शुरू करते हैं कि निवेश किसे कहते हैं। प्रेरित निवेश और स्वायत्त निवेश का क्या अर्थ है। देखो, निवेश क्या है। निवेश से अभिप्राय उस व्यय से है, यानी वह खर्चे से है जिसमें पूंजीगत पदार्थों में क्या हो, वृद्धि हो। क्या हो, पूंजीगत पदार्थ। पूंजीगत पदार्थ क्या होते हैं, तो पूंजीगत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो कि, अरे समझिए, एक समय के बाद उनकी कीमतें बढ़ती हैं। अरे समझिए, वो निवेश है। जैसे कि मान के चलो आपका क्या है, मशीनें हो गई, इमारत हो गई, कल पुर्जे हो गए। अरे समझिए, इसमें क्या टिकाऊ यंत्रों को भी शामिल किया जाता है, लंबे समय तक क्या हो, आपके टिके। अरे समझ में नहीं आ रहा। जैसे कि मान के चलो आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, अरे सर शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हो, तो ये क्या है, निवेश है। अरे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, और इसमें स्टॉक में होने वाले परिवर्तन को भी शामिल किया जाता है। स्टॉक में परिवर्तन क्या है, जो एक साल माल बना पर उस साल बिका नहीं, नेक्स्ट ईयर माल बिक रहा है, तो उसको बोलेंगे स्टॉक में परिवर्तन। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरा जो माल था वो 1,000 रुपए का बच गया। ठीक है, मैं करोड़ में नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। 1,000 करोड़ का कैसे बचेगा, कोई मालिक है मान के चलो, या देश है, उसका 1,000 करोड़ का माल 2023 के लिए बच गया था। कितना, अब वो 2024 में तो एंटर करेगा भाई, जो हमारी फाइनेंशियल ईयर है मार्च के अंदर आएगी। 1 अप्रैल को, 31 मार्च को खत्म होगा। जैसे ही 1 अप्रैल शुरू होगा वैसे हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में घुसेंगे। तो 1,000 करोड़ का माल 2023 का नहीं बिका, तो 2024 में लिख दिया जाएगा, और 2024 खत्म हुई तो माल कितना बच गया, 2,000 करोड़ का। जब हम 2025 में घुसेंगे अर्ज में, तो कितना डिफरेंस आया, यानी 2024 में सिर्फ 1,000 करोड़ का माल नहीं बिका। इसे बोलेंगे स्टॉक में परिवर्तन। इसका मतलब ये है, अंतिम स्टॉक माइनस में प्रारंभिक स्टॉक। 2,000 में से कितना माइनस कर देंगे, 1,000, कितना आ गया, 1,000। ये आपका स्टॉक में परिवर्तन कहलाता है। प्रेरित निवेश किसे कहते हैं। प्रेरित निवेश वह निवेश होता है, देखो वर्ड में डेफिनेशन है, प्रेरित निवेश वह निवेश होता है जो आय और उपभोग पर निर्भर करता है, अर्थात ये लाभ के उद्देश्य से प्रेरित होकर किया जाता है। क्या इसका उद्देश्य क्या होता है कि लाभ होगा तो इन्वेस्ट ज्यादा करेंगे। इसका मतलब यह है, जब वस्तुओं और सेवाओं की मांग अधिक होगी तो निवेश ज्यादा होगा, वस्तुओं और सेवाओं की मांग कम होगी तो निवेश कम होगा। जैसे कि हम लोग मार्केट में देख सकते हैं, अर्थ मैंने शेयर कब बढ़ते हैं, जब देखते हैं ये चीज ज्यादा मार्केट में बिकेगी तो उसके शेयर बढ़ते हैं। क्यों, लोग उसमें ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। अर्थ में जब लगता है कि इस चीज की डिमांड नहीं है तो उसमें लोग वस्तुओं और सेवाओं पे कम निवेश करते हैं। तो इसीलिए इसका कर्व कैसा बनेगा, कर्व जरूर देख लो। ये आपका क्या है, इन्वेस्टमेंट है, ये आपका क्या है, इनकम है। समझ में नहीं। अब देखो इनकम क्या हुई, बढ़ गई, तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हुआ, कम हो गई, इनकम कम हो गई, तो इन्वेस्टमेंट भी आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, क्लियर है। 0x y, यहां आय और यहां पर निवेश, क्लियर हो गया। नेक्स्ट नंबर क्या है, स्वायत्त निवेश किसे कहते हैं। स्वायत्त निवेश वह निवेश होता है जो लाभ की भावना से प्रेरित होकर नहीं किया जाता। स्वायत्त का मतलब ये जो स्वतंत्र है, स्वतंत्र निवेश भी कहते हैं इसको। इसका मतलब क्या है, आपको ये उम्मीद नहीं है कि इससे फायदा होगा नहीं होगा, अर्ज में नहीं, ये आय पर निर्भर नहीं करता है। समझ में नहीं आ रहा, ये गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, लोक कल्याण के कार्यों पर। गवर्नमेंट कभी लाभ की भावना से थोड़ी नहीं इन्वेस्टमेंट करेगी। जैसे स्कूल गवर्नमेंट चला रही है इसलिए थोड़ी चला रही फायदा होगा, वो इसलिए चला रही है क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ेंगे, उनका बेहतर फ्यूचर होगा तो देश आगे बढ़ेगा। समझ में नहीं, हॉस्पिटल चला रही है, जितने लोग क्या सारे क्या रहेंगे, हेल्थी रहेंगे तो वो काम करेंगे, देश को क्या देंगे, टैक्स देंगे, और देश मजबूत स्थिति में होगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है।
तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये रहा भाई इनकम, निवेश ये रहा, यानी इनकम ये रही, देखना ये रही इनकम, यहां हो चाहे गवर्नमेंट की इनकम यहां हो, सॉरी ये निवेश है, ठीक है। ये चाहे गवर्नमेंट की इनकम यहां हो चाहे गवर्नमेंट की इनकम जीरो हो, फिर भी वो निवेश उतना करेगी ही करेगी। क्लियर है, इसका मतलब यह है आय के बढ़ने तथा घटने का निवेश पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो निवेश कैसा होता है, एक्स अक्ष के समांतर होता है, किसके अंदर, तो स्वायत्त निवेश के अंदर। एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा निवेश का एक्स अक्ष के समांतर होता है, तो स्वायत्त निवेश होता है। क्यों होता है, क्योंकि गवर्नमेंट लोक कल्याण के कार्यों पर क्या करती है, खर्च करती है, लाभ की भावना से प्रेरित होकर खर्च नहीं किया जाता। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो अगर कहेंगे वो ये है कि निवेश गुणक किसे कहते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर किसे कहते हैं। निवेश में होने वाला परिवर्तन, ध्यान देना, क्या निवेश में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप आय में होने वाला परिवर्तन, क्या निवेश में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप आय में होने वाले परिवर्तन, अर्थात अर्थव्यवस्था के अंदर, किसमें, अर्थव्यवस्था में जो वृद्धि होती है, किसमें, निवेश में, निवेश में जो अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती है, आय में उस अनुपात में वृद्धि ना होकर उससे कई गुना अनुपात में क्या होती है, वृद्धि होती है, जिसे क्या कहते हैं, के इजकल टू क्या हो जाएगा, तो के इजकल टू डेल्टा क्या होगा, बाई अपॉन में डेल्टा आई। ये आपका क्या, किसका फॉर्मूला है, निवेश गुणांक का फॉर्मूला है। क्या, निवेश में होने वाला परिवर्तन और आय में होने वाले परिवर्तन, समझ में नहीं है, आय में होने वाले परिवर्तन का अनुपात, अर्थव्यवस्था में वृद्धि की जाती है तो उस अनुपात में नहीं वृद्धि होती है, वो कुछ मिस हो गया, आय में होने वाले परिवर्तन का अनुपात, यदि अर्थव्यवस्था में निवेश में वृद्धि की जाती है, या निवेश में वृद्धि की जाती है तो आय में उस अनुपात में वृद्धि नहीं होती बल्कि उससे कई गुना अनुपात में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसको हम क्या कहते हैं, निवेश गुणांक कहते हैं। अब समझना, निवेश गुणांक का जो मूल्य होता है वो किस पर निर्भर करता है, एमपीसी पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, एमपीसी पे। एमपीसी जितना अधिक होगा, एमपीसी का मतलब क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंजप्शन, अरे समझ, यानी उपभोग आदमी कितना कर रहा है, तो एमपीसी जितना अधिक होगा उतना ही अधिक क्या होगा, लोगों की आय बनेगी। क्योंकि एक अर्थव्यवस्था के अंदर जो एक व्यक्ति के द्वारा खर्च किया जा रहा है वो अन्य व्यक्तियों की आय होगी। जैसे मैं हूं, आप ही लोग मान के चलो, अगर आप लोग अपना पढ़ाई पे खर्चा कर रहे हैं तो टीचरों को जिसको पैसे दे रहे हैं वो उनकी इनकम बन रही है। अब वो क्या करेंगे उस पैसे का, वो भी अपनी जरूरत की चीजें खरीदेंगे। जो व्यक्ति उन जरूरतों की चीजों को दे रहा है वो भी कुछ ना कुछ उनसे खरीदेगा। तो देखो एक व्यक्ति का पैसा कितना फ्लो करता हुआ जा रहा है हर समय, यानी 10 रुपए आप खर्च करोगे तो 10 रुपए जो है वो कितने लोगों की इनकम बनेगी, आपने मुझे दिए तो मेरी इनकम बनी, फिर मैंने किसी और को दिया उसकी इनकम बनी। देखो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, सिर्फ 10 रुपए का, आय कितना हुआ उससे अधिक अनुपात में। हर समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है आपने 10 मुझ पर खर्चा किए, मैंने उसमें 8 रुपए खर्च किए, 2 रुपए मैंने बचा लिए, तो जो मैं खर्चा कर रहा हूँ वो मेरा उपभोग है, एमपीसी है। समझ में आ गया नहीं आ गया, क्लियर है। तो एक व्यक्ति के द्वारा जो खर्चा किया जा रहा है वो अन्य व्यक्तियों की आय होगी, और एमपीसी किस पर निर्भर करता है, आय पर निर्भर करता है। आपकी आय जितनी अधिक होगी एमपीसी उसके हिसाब से आप खत्म करेंगे। बात समझ में आई नहीं, कुछ भी हो सकता है। आप करोड़ों रुपए अगर कमा रहे हैं तो हो सकता है कि आप 1-2 करोड़ ही खत्म कर रहे हो। मान के चलो आपको 1000 करोड़ का टर्नओवर है और आपने अब 1000 करोड़ खत्म तो नहीं कर लोगे, तो कितना खत्म किया, मान के चलो 500 करोड़। ठीक है, जिस व्यक्ति की सोचो 1 लाख इनकम होगी वो कितना खर्चा करेगा, 50-60 हजार। जिसकी 10,000 ही इनकम होगी वो कितना खर्चा करेगा, वो बेसिकली 8-9 वो भी कुछ ना कुछ तो बचेगा। जिसकी 6-7 हजार ही है बेचारेगी। समझ में आ रहा है नहीं यार, तो इस तरीके से तो ये हो गया। ठीक है, एमपीसी और निवेश गुणांक के बीच में कैसा संबंध होता है, तो प्रत्यक्ष संबंध होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, कि कैसा रिलेशन होता है इनके बीच में, पॉजिटिव। इसका मतलब ये है एमपीसी जितना अधिक होगा, हर समझ में है, उतना ही अधिक क्या होगा, क्या बोलते हैं, आय में वृद्धि होगी। निवेश गुणांक और क्या नाम है, एमपीएस के बीच में कैसा रिलेशन होता है, तो विपरीत रिलेशन होता है, उल्टा। कैसा, आगे समझ में नहीं आ गया, चलो अब इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये है वो है फॉर्मूले। कैसे, एक तो ये हो गया के इजकल टू क्या है, डेल्टा बाई अपॉन में डेल्टा आई। क्या, अब दूसरा क्या है हमारा, एक और फॉर्मूला है। एक तो ये हो गया कि आय में परिवर्तन कितना है और निवेश में परिवर्तन कितना है, डिवाइड करो। दूसरा क्या है, दूसरा ये 1 अपॉन में 1 माइनस में एमपीसी। अभी बताएंगे पूरा न्यूमेरिकल्स के थ्रू, निवेश गुणांक की पूरी प्रक्रिया भी फॉर्मूले बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये एक फॉर्मूला, एक क्या है 1 एमपीएस, ये 3 फॉर्मूले। क्लियर हो गया।
समझा देते हैं कैसे, ठीक है। आपको लग रहा होगा ये कैसे हुआ, एक तो फॉर्मूले में ही है, निवेश में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप आय में होने वाला परिवर्तन, अरे समझ नहीं क्या कहलाता है, निवेश गुणांक कहलाता है। तो एक तो ये हो गया, एक क्या है, एमपीसी पर निर्भर करता है, किस पे, एमपीसी। एमपीसी कितना है मैंने बताया था, जैसे मान के चलो आपकी इनकम 10 रुपए है, आय कितनी है 10 रुपए, और आपने खर्चा कितना किया, खर्चा आपने किया 8 रुपए, तो ये 0.8 है वो आपका क्या है, एमपीसी है। इसका मतलब 8 रुपए किसी और की इनकम बनेगी जाकर, क्लियर। 0.8 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0.8, ठीक है, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.2, पॉइंट हटाया 0, 2 पंजे 10, के कितना आ गया 10 आ गया, कितना आ गया 10 आ गया। अगर आपको ये जानना है कि आय में कितनी वृद्धि हुई है तो यहाँ निकाल लेंगे, देखो कैसे, के इजकल टू डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, के हमारा कितना है 5 है, इनकम कितनी थी हमारी, निवेश कितना था, इन्वेस्टमेंट, डेल्टा आई, डेल्टा आई का फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं हम, के हमारे पास है, डेल्टा वाई हमारे पास है या नहीं है, टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा कितना हुआ है, निवेश कितना है, निवेश रहा हमारा 0 पॉइंट, इन्वेस्टमेंट कितना था 10 रुपए इन्वेस्टमेंट था, जो हमने इकोनॉमी में खर्चा किया वो कितना था 10 रुपए, कितना 10, ये रहा डेल्टा वाई, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो डेल्टा वाई इजकल टू 10 पंजे 50, यानी कि 10 रुपए अगर आप निवेश करोगे तो वो लास्ट तक कितना 50 रुपए इनकम बनेगी। देखो 5 गुना इनकम लोगों की बनी जाएगी, कैसे बनेगी, क्योंकि 0.8% ही लोगों ने खत्म किया, 2 रुपए हर कोई बचाता हुआ आया, समझ में नहीं, ये है। नहीं आया तो इसका पूरा एक क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है, अभी फॉर्मूले बता रहे हैं, क्योंकि अभी फॉर्मूले नहीं बताएंगे तो फिर दिक्कत ये हो जाएगी कि आपको ही समझने में प्रॉब्लम होगी, फॉर्मूले हो जाएंगे फिर उनको एक्सप्लेन करेंगे तो बेटर है। अभी सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे एमपीसी रखा जाता है, ठीक है, और एमपीएस का मतलब बचत है। अब सोचो ये 10 रुपए में 0.8 खत्म किया, एमपीसी कितना था 0.8 था, तो एमपीएस क्या था, तो एमपीएस और एमपीसी एक होता है, एक में से माइनस कर लेंगे 0.8, तो कितना है 0.2, एमपीसी कितना आ गया 0.2, सीधा निकाल दो इससे भी निकल आएगा, पॉइंट हटाया 0, 5 आ गया, क्लियर हो गया, ओके फाइन। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, एक तो 3 फॉर्मूले ये हो गए, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, नेक्स्ट फॉर्मूला ये है कि अब मान के चलो कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि डेल्टा वाई निकाल के दिखाओ या डेल्टा आई निकाल के दिखाओ, डेल्टा आई निकालते हैं, क्लियर है, तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर, देखना ये डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई, पूरा एक्सप्लेन करूं, चलो कर देता हूं, यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई से इधर आ जाएगा डिवाइड, यहाँ कितना बचा डेल्टा, हमें निकालना क्या है डेल्टा आई, तो ये रहा डेल्टा आई इजकल टू डेल्टा वाई मल्टीप्लाई से के नीचे आ गया डिवाइड, ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा आई इजकल टू डेल्टा वाई और के की वैल्यू क्या रख सकते हैं, रख सकते हैं ना 1 माइनस एम पी सी, निकल गया नहीं निकल गया, ठीक है, अगर चाहो तो इसको इधर कर लेना। नेक्स्ट नंबर पे क्या है डेल्टा आई का एक और फॉर्मूला, सेम यही रहेगा, डेल्टा वाई अपॉन में वाई, वो के की जगह क्या रख सकते हैं 1 अपॉन में एम पी एस, इसको इधर कर देंगे, क्लियर है। अब आ जाओ भाई, ये 3 फॉर्मूले बन गए डेल्टा आई के निकालने के, अब नेक्स्ट कौन सा है, अब डेल्टा वाई निकालने का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा वाई इजकल टू डेल्टा वाई ये रहा, यहाँ से यहाँ इधर आ जाएगा के मल्टीप्लाई डेल्टा आई, एक तो ये हो गया डेल्टा वाई निकालने का फॉर्मूला, दूसरा क्या है डेल्टा वाई का के मल्टीप्लाई डेल्टा, क्या ये सॉरी के को तो ही रखना है, सॉरी 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 सॉरी, के है, के की जगह ये रख सकते हैं क्योंकि ये भी तो फॉर्मूला है निवेश गुणांक का निकालने का, 1 माइनस एम पी सी मल्टीप्लाई में डेल्टा आई। अब इधर वाला देखते हैं, डेल्टा वाई इजकल टू क्या है के की जगह ये रख सकते हैं क्योंकि ये भी के का फॉर्मूला है, मल्टीप्लाई डेल्टा आई, एक ये फॉर्मूला बन गया डेल्टा वाई निकालने के, समझ में, तो ये टोटल 9 फॉर्मूले हो गए, 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9, क्लियर, और बहुत इजी है, पहला तो ये डेफिनेशन में ही बन गया फॉर्मूला, दूसरा एमपीसी जो होगा क्योंकि पता ही है
एमपीसी जितना अधिक होगा उतना ही लोगों की इनकम अधिक बनेगी। समझ में नहीं? तो 1 में से माइनस कर देंगे एमपीसी जितना हो, क्वेश्चन में बोल देगा। समझ में नहीं? एमपीसी इतना है, अगर एमपीसी दिया तो एमपीएस निकाल लेंगे 1 से माइनस करके। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला पता है, एमपीएस प्लस एमपीसी इजकल टू कितना होता है? 1 होता है। तो ये कितना है? 0.8 था। ये हमारा कितना है? नहीं दिया एमपी, ये दिया है 0.8, ये 1 है, प्लस का उधर चला जाएगा, माइनस कितना आ गया? 0.2 आ गया। इजी है, समझ में आ रहा है? अब इसका एक क्या प्रक्रिया जानते हैं जो 6 नंबर की बेसिकली आती है। अब इसके अंदर क्या, निवेश गुणक की प्रक्रिया स्पष्ट करो, जो पूरा प्रोसेस है, जो 6 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो कैसे अटेम्प्ट करेंगे। अब यहाँ पर एमपीसी वहां दे रखा होगा उसने कि एमपीसी जो है वो 0.5 है। क्लियर है? तुम अपनी तरफ से मान के चलो कुछ और रख लो, ठीक है। 0.5 आपने देखा होगा बुक में भी है, तो सोच रहे होगे कुछ डिफिकल्ट ले लेते हैं, तो एक काम करते हैं 7 ले लेते हैं, ठीक है। आप चाहो तो 8 ले लेना, कुछ भी ले लेना, ठीक है, जो अच्छा लगे। समझ में नहीं? मैं एक काम करता हूँ 0.6 ले लूँ, ठीक है, 0.8 ले लूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये लगे कि हाँ कोई सा भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है 0.5 भी किया जा सकता है। देखते हैं कैसे। फर्स्ट चरण, ठीक है, फर्स्ट चरण आएगा, गुणक की प्रक्रिया स्पष्ट करो। फर्स्ट चरण, निवेश में कितना हो रहा है? तो 100 करोड़ का निवेश हो रहा है। इकोनॉमी में कितना दिया होगा? 100 करोड़ का निवेश है। इन्वेस्टमेंट कितना दिया है? डेल्टा आई 100 करोड़ दिया है। कितना? 100 करोड़। तो ये रहा 100 करोड़। अब आय कितनी बनेगी? क्योंकि 100 करोड़ का मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? डेल्टा आई मल्टीप्लाई में एमपीसी। 100 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आएगा? 100 मल्टीप्लाई 0.8, यानी कि 80 करोड़ लोगों की क्या बनेगी? इनकम बनेगी फर्स्ट स्टेज में। 100 करोड़ का निवेश हुआ, अरे में नहीं आ रहा, सॉरी 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 100 करोड़ का निवेश हुआ, तो इनकम लोगों की कितनी बनी? 100 करोड़ बनी। उपभोग कितना किया? क्योंकि 100 करोड़ निवेश किया, उपभोग कितना किया? 80। डेल्टा आई मल्टीप्लाई एम पी सी, यानी कि डेल्टा आई कितना? 100। 100 करोड़ जिनकी इनकम बनी उन्होंने 80 करोड़ तो दोबारा उपभोग कर लिए, और डेल्टा आई मल्टीप्लाई एम पी एस, 100 करोड़ एम पी एस कितना है? एक में से माइनस कर देंगे, 20 करोड़ क्या हुआ? बच गया, उन लोगों ने जेब में रख लिया। जैसे आप लोग की इनकम अगर 2 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए अगर मिल रहा है, तो बेसिकली 50,000 ही खत्म कर रहे हो, तो 50,000 आपने बचा लिए, वो आपकी बचत है। इसका मतलब एमपीसी अगर आपने 1 लाख रुपए पे 50,000 रुपए बचा लिए, तो आपकी एमपीसी 0.5 है, आधी है। सेकंड स्टेज में क्या होगा? द्वितीय स्तर में अब जो इनकम निवेश हो रहा है वो 80 करोड़ का हो रहा है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेज में जो उपभोग किया जा रहा है वही क्या होगा? निवेश होगा, 80 करोड़। क्या 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 नहीं, निवेश की प्रक्रिया तो यही रहेगी ना। निवेश इनकम कितनी हो जाएगी अब लोगों की? 80 करोड़ हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 80 करोड़। अब वही सेम मल्टीप्लाई कर देंगे, 80 इनकम है 0.8, 8 8 जा 64, 64 करोड़ उपभोग किया, और ये कितना हो जाएगा? 80 मल्टीप्लाई 0.2, बचत 0.2% हो रहा है, 8 दूनी 16, 16 करोड़। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट ईयर थर्ड स्टेज में क्या होगा? इनकम कितनी हो जाएगी? 64 करोड़। 64 करोड़, सिंपल प्रोसेस वही रहेगा, 64 मल्टीप्लाई 0.8, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 पंजे 40, सॉरी 8 चौको 32 का 2 हासिल लगा 3, एंड 6 छंग 36, 48, 48 और 3 कितने होते हैं? 52, ठीक है, 48, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 48, 16 8 24, ठीक है, 52, 8 पंजे 40, देखना 8 8 16 8 24, 8 चौको 32 हासिल लगे 3, ठीक है, ये रहा 3, और 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 48 49 50 51 हुए ना, वही सोचूं ऐसा कैसे हो रहा है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट नंबर पे क्या है? ये कितना है? 64 है। अब इनकम कितनी है? 64, बचत कितना रहा है? 0.2, मल्टीप्लाई 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16.8 करोड़ बचे। अब जो ये 51 करोड़ का क्या हुआ? ऐसा प्रोसेस रहेगा। ये कौन सी है? फोर्थ है, ये फोर्थ है, ठीक है, यही प्रोसेस चलेगा। वैसे ज्यादा लंबा तो नहीं लिखेंगे, 3 प्रोसेस, 3 जो चरण लिख दिए थर्ड स्टेज तक काफी है। अब सीधा क्या निकाल के दिखा दो, कितना होगा निवेश गुणांक?
तो फॉर्मूला क्या है, के इजकल टू डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। हमारे पास डेल्टा आई है, के और डेल्टा वाई नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। नेक्स्ट कौन सा है, के का फॉर्मूला 1 माइनस में एम पी सी। एम पी सी तो दिया है, ये लगा देंगे। के इजकल टू 1 माइनस एम पी सी कितना है 0.8, माइनस किया तो कितना आएगा 0.2, पॉइंट हटाया ऊपर 0, 2 पंजे 10, के कितना आ गया आपका 5 आ गया, के आ गया। अब क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, आय में कितनी वृद्धि हुई है। तो आय में वृद्धि निकालने का फॉर्मूला ये रहा, यहाँ रख देंगे। तो के इजकल टू डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। तो के हमारा दिया है कितना 5, 5 दिया है ना, ठीक है, इसको यहाँ लिख लें थोड़ा। के कितना दिया है 5 दिया है, इजकल टू डेल्टा वाई नहीं दिया, वो निकालने को कह रहा है। डेल्टा आई कितना है, तो डेल्टा आई आपका दिया है 100, 100 करोड़। ये इधर से इधर आ गया, किधर आ गया, यानी कितने करोड़ की वृद्धि हो रही है 500, यानी 100 करोड़ का निवेश करोगे तो इनकम लोगों की कितनी बनेगी 500 करोड़। अरे समझ में नहीं आ रहा, तो ये आपका क्या निकला है, निवेश गुणांक आपने निकाल लिया। यहाँ पर यहाँ आपने डेल्टा वाई निकाल ली, डेल्टा आई दी हुई थी, ये प्रोसेस है। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे यदि अर्थव्यवस्था के अंदर 100 करोड़ रुपए का निवेश होता है तो, ध्यान देना क्या, यदि अर्थव्यवस्था के अंदर, पहली स्टेज में लिखेंगे, यदि अर्थव्यवस्था के अंदर 100 करोड़ रुपए का निवेश होता है और एमपीसी वो कितना है 0.8 है, तो उस स्थिति के अंदर लोगों के द्वारा यानी कि 80% क्या किया जा रहा है, उपभोग किया जा रहा है और 20% बचाया जा रहा है। इस स्थिति में सेकंड स्टेज में, अरे 100 करोड़ के निवेश पे लोगों की इनकम कितनी बनी 100, जिसमें उन्होंने 80 करोड़ रुपए क्या किए, उपभोग पर खर्च किए और 20 करोड़ बचाए। सेकंड स्टेज के अंदर लिखेंगे कि जो 80 करोड़ है, हर में लोगों की आय से 0.8 यानी 80% बचाने पर 64 करोड़ का उपभोग किया और 0.2% उन्होंने बचाया, यानी 16 करोड़ रुपए उन्होंने बचाए। नेक्स्ट नंबर थर्ड पे क्या लिखेंगे, तीसरी स्थिति के अंदर उन्होंने 64 करोड़ पे क्या किया, आय उपभोग पर खर्चा की, ठीक है, जिससे उपभोग 51 करोड़ हुआ और 16.8 करोड़ बचाए गए। कुल मिलाकर हर्ष में आय में वृद्धि 500 करोड़ की हुई 100 करोड़ के निवेश करने पर, जब एमपीसी कितना था 0.8 था तब। समझ में आ गया नहीं, ये प्रोसेस लिखना है आपको, बस सिंपल और इजी है, ठीक है। अब मैं आपको क्या थोड़ा सा चेंजेस करके बता दे रहा हूं कि भाई अगर यही मान के चल लो कितना होता, एमपीसी 0.6 होता, मान लो यहाँ एमपीसी 0.6 है, ठीक है, तो भाई सेम प्रोसेस है, 100 है, ठीक है, निकालेंगे कैसे, के इजकल टू, अब तो पता चल गया 1 माइनस एमपीसी 1 एमपीसी कितना है 0.6 माइनस किया 0.4, पॉइंट हटाया 0, कितना आ गया 4 दूनी 8, 2 5, के हमारा कितना आ गया 2.5 आ गया, क्लियर है। अब डेल्टा वाई निकाल लेंगे, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, के का फॉर्मूला, के कितना है हमारा 2.5 है 2.5, डेल्टा वाई कितना है नहीं दिया, डेल्टा आई तो दिया है कितना 100 करोड़, ये इधर चला जाएगा, ठीक है, एक के बाद पॉइंट, 250 करोड़ लोगों की इनकम बनेगी, हो गया इजी। नेक्स्ट फिर आप 4 मान के चल लेना, समझ में आ रहा है नहीं यार, कितना मान लेना है, एमपीसी जो दिया है वो 0.4 दिया है, सेम प्रोसेस भाई, के 1 माइनस में एमपीसी, एमपीएस दिया हो तो एक में से माइनस कर लेना, एमपीसी निकाल लेना, क्लियर है, या डायरेक्ट एमपीएस वाला फॉर्मूला लिख लेना, के इजकल टू 1 माइनस में एमपीएस, ये भी फॉर्मूला है निवेश गुणांक निकालने का, 1 माइनस ये कितना है 0.4, कितना आ गया 0.6, पॉइंट हटाया 0, डिवाइड कर देंगे, 6 एकम 6, बचा कितना 4, 6 छंग 36, बचा कितना 4, 6 छंग 36, सेम प्रोसेस रिपीट होगा तो इसको इतना मान लेंगे, क्लियर है। डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, ये के का फॉर्मूला है, के कितना दिया है हमारा 1.67 और ये डेल्टा वाई कितना दिया है, तो डेल्टा वाई हमारा नहीं दिया, डेल्टा आई तो दिया है 100 करोड़, ये इधर आ गया 167 करोड़ लोगों की इनकम बनेगी, क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब
ओके, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, और ये क्या है एग्जैक्टली आप सिलेबस में भी देखो तो आपके दिए हुए हैं, ठीक है। एक नंबर के क्वेश्चन फंस सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐच्छिक बेरोजगारी किसे कहते हैं? ऐच्छिक बेरोजगारी वह बेरोजगारी होती है जिसपे लोगों के पास रोजगार के अवसर तो क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं, परंतु वह उस आय स्तर पर, समझ नहीं आ रहा, रोजगार करना पसंद नहीं करते, वो ऐच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक बेरोजगारी वह बेरोजगारी होती है जिसके अंदर रोजगार उपलब्ध तो होता है परंतु लोग करने के क्या नहीं होते, इच्छुक नहीं होते। इसको ऐच्छिक बेरोजगारी को बेरोजगारी नहीं माना जाता। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट है, ठीक है, या पोस्ट ग्रेजुएट है, या पीएचडी किया हुआ है, ठीक है, उस स्थिति में उससे कहा जाए कि लेबर का काम है, मतलब समझ, ईंट गलाए का काम है मान के चल लो, ठीक है, या बोल दिया जाए गार्ड की जॉब है, अरे समझ नहीं, यानी फोर्थ क्लास की कोई जॉब बोल दी जाए तो वो करेगा? नहीं करेगा। देखो उसके पास रोजगार का अवसर तो है पर वो रोजगार क्या नहीं करना चाहता, प्राप्त नहीं करना चाहता। रोजगार भी है, रोजगार भी गवर्नमेंट देने को तैयार है, दूसरे नंबर पे उसे सैलरी भी मिल रही है, पर वो ना उस सैलरी स्तर पर काम करने को वो तैयार नहीं है, ठीक है, वो ऐच्छिक बेरोजगारी है। ऐच्छिक बेरोजगारी को बेरोजगारी नहीं कहते हैं। अनैच्छिक बेरोजगारी वह बेरोजगारी होती है जिसमें वर्तमान आय पर, क्या वर्तमान आय पर व्यक्ति काम करने को तैयार तो होता है परंतु उसके पास क्या है, कोई भी काम उपलब्ध नहीं होता, काम उसे मिलता नहीं है, तो वो अनिच्छिक बेरोजगारी है। अनिच्छिक बेरोजगारी को बेरोजगारी माना जाता है। समझ में नहीं? इसके अंदर क्या है, कोई व्यक्ति कैसा भी काम करने को तैयार है, अरे पर ध्यान रखना गरिमा बने रहे। जैसे मान के चल लो ईंट गलाए, घर मकान बनाना हो गया, गार्ड की जॉब करना हो गया, कुछ भी जॉब करने को तैयार है परंतु उसे रोजगार नहीं मिल रहा है, तो वो बेरोजगारी है। क्लियर हो गया? भारत के अंदर करीबन 6% के अप्रोक्स बेरोजगारी चल रही है। समझ में नहीं? कोविड के टाइम में ये मतलब 25% तक पहुंच गई थी, ठीक है। इसके अंदर छुपी बेरोजगारी हमारे खेतों में, मतलब खेत मतलब जो प्राथमिक क्रिया यानी प्राथमिक अर्थव्यवस्था में लगे हुए हैं, प्राइमरी सेक्टर जिसको कहते हैं, उसको क्या है, सबसे ज्यादा वहां पर छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। क्लियर? छिपी बेरोजगारी वह बेरोजगारी होती है जिसमें व्यक्ति बहुत सारे काम कर रहे होते हैं जहां पर उतने लोगों की क्या जरूरत नहीं होती, अरे वो छिपी बेरोजगारी है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, ये खेत है 4 बीघा, ठीक है, और इस 4 बीघा के अंदर 2 लोग काफी है, ठीक है, 2 लोग काफी है, पर इसके अंदर क्या है, इसके अंदर लड़का भी काम कर रहा है, लड़की भी काम कर रही है, मम्मी भी काम कर रही है, पापा भी काम कर रहे हैं, 2-3 भाई हैं वो भी इसी में लगे हुए हैं, अरे समझ में नहीं आ रहा, तो वो छुपी बेरोजगारी। उनसे पूछा जाए क्या कर गया, खेत से आया हूँ। अच्छा, क्या किया खेत पे, नराई करके आया हूँ, अरे समझ नहीं, तो वो क्या है आपका मतलब छिपी बेरोजगारी है। छिपी बेरोजगारी क्या होता है, जिसमें आदमी का जरूरत से ज्यादा अगर एक काम में लगे हुए हैं जितना उसके प्रोडक्टिविटी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, उत्पादन पे जिसपे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। जैसे एक दुकान है, दुकान एक व्यक्ति चला सकता है पर उसके अंदर लड़का भी उसमें बैठ रहा है दुकान में, मम्मी भी बैठ रही है, तो वो अनैच्छिक मतलब छुपी हुई बेरोजगारी है।